आफ्टरनून, सभी से गुड आफ्टरनून। शेयर कर दिए, जल्दी से शेयर कीजिए। चलिए, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हमने, आप लोग भी शेयर कर देंगे। गुड। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स के बाद इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट आपको मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मिलते जाएंगे। ठीक, कोई बात नहीं। डिसलाइक करता है जो, उसको करने दीजिए। आप लोग लाइक करके इतना ज्यादा बढ़ा दीजिए उसका लाइक, उसके आगे डिसलाइक कुछ रह ही ना जाए। ठीक है, तो आप लोग अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। पढ़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि सभी लोग लाइक करें। डिसलाइक करने वाले अपने आप हार जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या है, करंट अफेयर्स। नए क्वेश्चन मिले आप नोट करते चलिए, हम बार बार आपसे यही बोलते हैं, नया मिले नोट कीजिए, नया मिले नोट कीजिए, बस। ठीक। पहला क्वेश्चन है, बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होता है? बुरहानपुर, रावलखेड़ी, मंदसौर, खंडवा, ये सब मध्य प्रदेश में ही है। ठीक, लेकिन एमपी में किस जगह बाजीराव पेशवा की समाधि है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने, मामा की सरकार ने विकसित करने की घोषणा की है? कौन सा ऑप्शन सही होता है? देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है। गुड, ऑप्शन बी सही होता है। ऑप्शन बी वालों का सही है, रावलखेड़ी। रावलखेड़ी कहाँ है? खरगोन। ये कहाँ है? रावलखेड़ी खरगोन कहाँ है? एमपी में। क्लियर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। आपको बताना है एमपी, एमपी के राज्यपाल कौन है? ठीक है, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए, एमपी के राज्यपाल कौन है। और ये क्वेश्चन की रिप्लाई क्या है? रावलखेड़ी खरगोन। ये करंट का क्वेश्चन है। आप खूब पढ़ते होंगे करंट, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप 100% नहीं देखे होंगे। देखे हैं, अच्छी बात है, सही होना चाहिए। ठीक, तो राज्यपाल कौन है ये आपको बताना है। और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये बताना है। गुड, वेरी गुड। चलिए, पन्ना की खान कहाँ है? बताइए, पन्ना की खान किस राज्य में है? रिप्लाई करते चलिए, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। गुड, पन्ना की खान कहाँ है? देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है। एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है पन्ना की खान। अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं, पन्ना की खान तो है, लेकिन ये बताइए यह किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए, कोयले के लिए, या हीरा के लिए, या फिर सोना के लिए, या फिर अभ्रक के लिए? बताइए, पन्ना की खान किसके लिए फेमस है? गुड, किसके लिए फेमस है पन्ना की खान? हीरा। ठीक है, हीरा डायमंड के लिए फेमस है। क्लियर? डायमंड के लिए फेमस है पन्ना की खान। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सोने के लिए कौन सी खान है? बताइए, कोलार एवं हट्टी। यह कोलार एवं हट्टी की खान किसके लिए फेमस है? सोना के लिए। अब बताइए, किस राज्य में है कोलार एवं हट्टी की खाने? राज्य का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। कोलार एवं हट्टी की खान सोना के लिए फेमस है, गोल्ड के लिए फेमस है, यह किस राज्य में है? राज्य का नाम बताइए जल्दी से। यह है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को ही, या कोलार एवं हट्टी की खान को ही क्या कहते हैं? भारत, भारत का काल गुरली। क्या कहते हैं? भारत का काल गुरली। अब बताइए, भारत का काल गुरली किसे कहते हैं? कोलार एवं हट्टी की खान को, या फिर किसे कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं। ठीक, हड्डी नहीं है, हट्टी है, हट्टी। ड नहीं है, बोन नहीं है, बोन नहीं है, हट्टी है। ठीक है, भारत का काल गुरली किसे कहते हैं? कर्नाटक को। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कालगुरली, सबसे पहले ये बताइए कालगुरली कहाँ है देश में? किस देश में है कालगुरली? यह है ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कालगोरली किसके लिए फेमस है, यह भी सोना के लिए फेमस है। और भारत में सोना के लिए कौन सी खान फेमस है, कोलारम हट्टी की खान। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो खान है सोने की उसे कालगोरली कहते हैं। इसलिए भारत का कालगोरली किसे कहते हैं, कर्नाटक को। ठीक, तो कालगोरली कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, या नोट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है कालगोरली, उसी वजह से कर्नाटक को भी क्या कहते हैं, भारत का कालगोरली। ठीक, और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बताइए, बेंगलुरु या बंगलोर, बंगलुरु, बंगलुरु को क्या कहते हैं, बताइए, भारतीय बगीचों का शहर किसे कहते हैं, भारतीय बगीचों का शहर किसे कहते हैं, बंगलुरु। ठीक, एक और उपनाम है इसका, क्या नाम है, यह है सिलिकॉन सिटी। ठीक है, सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, यही बेंगलुरु को ही। ठीक, गुड, वेरी गुड। ठीक है, और बंगलुरु, आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बेंगलुरु इसका नाम पड़ा है कब, इसका नाम बंगलुरु से पहले क्या था, बताइए जल्दी से, बंगलुरु से पहले क्या नाम था, मैसूर। क्या नाम था, मैसूर। मैसूर का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, बंगलुरु। अब यह कब रखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन पर इतना डीप नॉलेज लीजिए, इतना डीप नॉलेज लीजिए कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे सुपर टेट में, चाहे जूनियर में, चाहे प्राइमरी में, चाहे किसी भी कहीं भी आ जाए एग्जाम में, चाहे पेट में आ जाए, चाहे लेखपाल, कुछ भी एग्जाम होने वाला है, इतना नॉलेज गेन कर लीजिए। ठीक है, आपको हम बताते हैं कब बना है, मैसूर से बेंगलुरु, इसका नामकरण कब चेंज हुआ है, 1973 में। ठीक, गुड। मैसूर से क्या नाम चेंज हुआ है, कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी या फिर बगीचों का शहर। ठीक है, 1973 में। मैसूर से क्या हुआ है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नवंबर 2020 में मोलेल बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया जा रहा है, नवंबर 2020 से मोलेम बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया जा रहा है, रिप्लाई कीजिए, बताइए कहाँ चलाया जा रहा है, ऑप्शन कौन सा सही होता है, देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। यह चलाया जा रहा है गोवा में। ठीक है, अच्छा ए वालों का गलत है, और बी, जितने लोग बी बताए हैं गोवा। ठीक है, नाम, गाना तो सुने होंगे गोवा वाले बीच पर, तो वही गोवा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होता है गोवा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ आए थे। अच्छा, क्वेश्चन तो ये है कि भारत में सबसे पहले विदेशी कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, अब सबसे लास्ट में कौन गया है, यही पुर्तगाली गए हैं। क्वेश्चन ये बनता है इम्पोर्टेंट कि किस राज्य से गए हैं पुर्तगाली, क्या बताएंगे आप, अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि पुर्तगाली जब गए हैं किस राज्य से गए हैं, तब क्या बताएंगे, गोवा से गए हैं पुर्तगाली। कब गए हैं, 1961 से। ठीक है, और सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था, कौन आया था, वास्को डिगामा। कहाँ, कालीकट बीच पर। इसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने। ठीक है, इसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने। वास्को डिगामा कहाँ से आया था, यह आया था पुर्तगाल से। ठीक, अगर पूछा जाए कब आया था, तो यह है 1498 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि गोवा की राजधानी क्या है, बताइए जल्दी से, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर किस नदी के किनारे स्थित है पणजी, यही बताना है आपको। देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है, नाम हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन रिप्लाई हम देख रहे हैं। गोवा की राजधानी पणजी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, गुड, वेरी गुड, मांडवी नदी किनारे, किस नदी किनारे, मांडवी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी। ठीक, चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और है इससे कि हाँ, रेबीज मुक्त,
रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? बताइए, रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? गोवा ही। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, गोवा में समुद्र का किनारा है, सबसे ज्यादा पानी है, और रेबीज कुत्ते के काटने पर क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, तो इसलिए गोवा में नहीं जाना है। किसको? रेबीज वालों को। तो क्या है? रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? अच्छा, आप लोगों को ज्यादा टाइम तो नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, क्योंकि रीजन ये है कि कोई भी क्वेश्चन आप जान रहे हैं तो उसका एकदम डीप नॉलेज रखिए, कुछ छूटने ना पाए। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो हम फास्ट भी चल सकते हैं, ऐसे और बता के कि कितना बढ़ाया गया है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। आप लोग बताइएगा कैसे आपको पढ़ना है। नीति आयोग के सीईओ, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, कितने वर्ष बढ़ाया गया है? ऑप्शन सी वालों का सही है, कितना वर्ष? 1 वर्ष बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, कितना बढ़ाया गया है? 1 वर्ष। 4 वर्ष वालों का गलत है। अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? 1 वर्ष बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी से, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? फास्ट रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई फास्ट कीजिए, क्वेश्चन हमसे सुनिए फिर रिप्लाई फास्ट। बताइए जल्दी से, कौन है? गुड, राजीव कुमार। राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये तो आसान है। क्वेश्चन ये आएगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बताइए। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, इसमें क्या है? नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? राजीव कुमार। लेकिन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? देखते हैं किसकी रिप्लाई ये सही होती है। वेरी गुड, पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। अगर पूछा जाए नीति आयोग प्रथम प्रथम अध्यक्ष कौन? हम देखिए योजना आयोग नहीं पूछ रहे, नीति आयोग। नीति आयोग चेंज कब हुआ है? बताइए जल्दी से, नीति आयोग का चेंज कब हुआ है? इसके पहले क्या था? या योजना आयोग। योजना आयोग से बदल कर नीति आयोग कब हुआ है? ये यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसके प्रथम प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो यही मोदी जी हैं। ठीक, जो कि अभी तक हैं। क्लियर? चलिए, अमिताभ कांत सीईओ। गुड, 1 जनवरी 2015। ठीक, नीति आयोग का योजना आयोग का नाम बदलकर क्या किया गया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियर झील जारी किया गया है? बताइए, रिप्लाई कीजिए। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है? ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? वेरी गुड, देखते हैं रिप्लाई। ब्रह्मपुत्र वालों का गलत है, यमुना वालों का गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा जी। ठीक है, और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? बताइए जल्दी से। गंगा डॉल्फिन। ठीक है, क्लियर? गंगा डॉल्फिन, यह क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। अच्छा, आपसे हम पूछते हैं कि यह क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी क्या किया गया है? ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है। किस नदी बेसिन का? गंगा नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है। अच्छा, नदी बेसिन का जब बात आ गई है तो हम आपसे पूछते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? किन किन नदियों द्वारा बनाया जाता है?
सुंदरवन डेल्टा की अगर कुछ एग्जाम में आ गया सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया गया है, तब आप क्या बताएंगे? ठीक है, क्या है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। अगर एक क्वेश्चन आ गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह है गंगा, 2525 किमी। लेकिन अगर आ गया कि भारत में सबसे ज्यादा जल धारण करने वाली नदी, जल धारण करने वाली नदी, तब आप क्या बताएंगे? रिप्लाई कीजिए जल्दी से, देखते हैं रिप्लाई। और प्लीज आप लोग इतना ज्यादा शेयर कीजिए, संख्या बहुत ज्यादा हो, और जितने लोग हैं प्लीज आप लोग लाइक लाइक शेयर करते हुए पढ़ेंगे, हमको मोटिवेशन मिलेगा, तब हम और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जल धारण करने वाली नदी कौन सी है सबसे ज्यादा? यह है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, और यह कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। फिर भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? देखिए ये है, तो यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए दिहंग गार्ज, यह कहाँ है? दिहंग गार्ज बताइए, दिहंग गार्ज यह कहाँ है? रिप्लाई कीजिए, दिहंग गार्ज कहाँ है, किस राज्य में है, ये आपको बताना है। दिहंग गार्ज किस राज्य में है, बताइए तो, कहाँ है? गुड, अरुणाचल प्रदेश में। अब आपसे क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? इसको किस नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है तिब्बत से, उसको वहां किस नाम से जाना जाता है? शांगपो। ठीक है, शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दिहंग। ठीक है, दिहंग के नाम से कहाँ जाना जाता है इसे? अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद असम में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद कहाँ नाम चेंज होता है इसका? इसके बाद नाम चेंज होता है कहाँ? यह है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी से, यमुना के नाम से। ठीक है, और बांग्लादेश में गंगा, गंगा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा को पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को यमुना, यमुना नहीं जमुना। ठीक है, जमुना, यमुना नहीं, ये है जमुना। अब बताइए, पद्मा और जमुना ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? बताइए जल्दी से, पद्मा और जमुना मिलकर यह दोनों किस नदी का निर्माण करती हैं? उसका नाम क्या है? यह है मेघना। ठीक है, कहाँ? बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए इतना सफिशियंट है कि नहीं आपके लिए? आंसर भी मिल गया। ग्लेशियल झील एटलस कहाँ है? किसे जारी किया गया है, किस नदी का? गंगा नदी का। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। गंगा नदी कहाँ से निर्माण होता है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में किसका? भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा। ठीक है, और गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा गंदी या फिर प्रदूषण कहाँ है? कानपुर में है। और एक क्वेश्चन और आता है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाए नगर, तो यह है कानपुर। ठीक है, और एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन और आता है, यूपी में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बताइए जल्दी से, यूपी में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बताइए, आपकी रिप्लाई हम वेट कर रहे हैं। यूपी में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती हैं? ये तो हो गया प्रवेश। ठीक है, और कहाँ से निकलती हैं, मतलब कि बाहर होती हैं? कब? बिजनौर से प्रवेश करती हैं, और निकलती कहाँ से है? निकलती हैं बागी बलिया से। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन एक भी ना छोड़िए, चाहे जैसे हो चाहे जो हो। ठीक, गुड, एकदम सही। बलिया से बाहर होकर ये बिहार में छपरा में चली जाती हैं, और इनको पटना में कौन सी नदी इनसे मिलती है? सोन। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है ऑप्शन बी, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। ठीक है, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के लिए
चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? हाल ही में दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि मनाई गई और वह कब मनाई गई ये आपको बताना है। ठीक है, गुड। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जूनियर सुपर टेट में आप पेपर दे के निकलेंगे ना, पता चलेगा आपको जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं। और अभी एग्जाम तो आया नहीं, आ जाएगा एग्जाम। पास में जितना पास आएगा उतना आपका तैयार होता चला जाएगा, चिंता ना कीजिएगा आप लोग। बस सारे करंट अफेयर्स करवा देंगे। ऑप्शन सही होता है बी। जितने लोग भी बताए हैं 30 जून। ठीक है, 30 जून। वेरी गुड। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, गुड, दादा भाई नौरोजी। चलिए, अच्छा आप आपको बताना है कि 1 जुलाई को क्या किसके क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को कौन सा दिवस है? जल्दी से बताइए, 1 जुलाई को कौन सा दिवस है? रिप्लाई देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। 1 जुलाई को दिवस कौन सा है? कौन सा है? गुड, डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे कब है? 1 जुलाई को। किसके जन्मदिन पर? विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। और ये कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के थे ये विधान चंद्र राय। 1 जुलाई को इनकी जन्मदिन पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी से रिलेटेड। ये विधान चंद्र राय जो है ना, ये वेस्ट बंगाल के दूसरे या सेकंड नंबर के सीएम थे। ठीक है, ये भी आप जानते रहिए। दूसरे नंबर के सीएम कौन? विधान चंद्र राय। ठीक है, चलिए। किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? अब तो बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन अभी हम आपसे पूछेंगे जो कि हमने अभी कल ही पढ़ाए हैं। देखते किसकी रिप्लाई सही होती है। पहले ये क्वेश्चन बताइए, किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना है? कौन सा ऑप्शन सही होता है? गुड, वही जो लोग भारत बता रहे हैं गलत है, अमेरिका वालों का भी गलत है। ये है चमगादड़ चीन। ऑप्शन डी सही होता है, चीन। क्लियर? चीन के राष्ट्रपति कौन है? चीन के राष्ट्रपति कोरोना किंग सी जिनपिंग। सी जिनपिंग। ठीक है, सी जिनपिंग कौन है? कोरोना किंग है। और ये ऑप्शन डी सही होता है, चीन। चीन मंगल ग्रह पर 2033 तक अपना क्रू मिशन भेजेगा। ठीक, गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और है कि अपना कृत्रिम सूर्य किस देश के द्वारा बनाया गया है? ये भी इसकी रिप्लाई है, चीन के द्वारा। ठीक है, कृत्रिम सूर्य चीन के द्वारा बनाया गया है। गुड, क्लियर, गुड। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे कि भारत का पहला टूरिस्ट अंतरिक्ष यात्री कौन है? अंतरिक्ष यात्री, भारत का पहला टूरिस्ट अंतरिक्ष यात्री या फिर अंतरिक्ष में टूरिस्ट कौन है? भारत का पहला मनुष्य। देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है। टूरिस्ट कौन है अंतरिक्ष में जाने वाला? गुड, संतोष जॉर्ज। संतोष जॉर्ज। ठीक है, भारत का पहला टूरिस्ट अंतरिक्ष यात्री कौन? संतोष जॉर्ज। ये कहाँ के हैं? केरला। ठीक, राकेश शर्मा जो बता रहे हैं गलत है। ये तो अभी हाल ही में भाई ये टूर पर गए हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने अगर पूछ लीजिए, भारत का नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत का नहीं पूछ रहे हैं, अब हम पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन था? बताइए जल्दी से। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव। नील आर्मस्ट्रांग। बताइए, गजब बता रहे हैं, चंद्रमा पर है वो भाई। कौन है? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव। कहाँ? अंतरिक्ष में।
ठीक है, ये अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। अगर पूछा जाए यह किस देश के थे, तो अब आप क्या बताएंगे? यूरी गागरिन किस देश के थे? रूस के। ठीक। और नील आर्मस्ट्रांग जो बता रहे हैं आप लोग, वो चंद्रमा पर, ठीक, चंद्रमा पर गए थे। चलिए, फियर्सली फीमेल दी दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिप्लाई कीजिए। दूती चंद, आपको पता होगा कौन है। ठीक है, ओके ओके, हम पूरा करंट कवर कराएंगे, आप चिंता ना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी, सुदीप मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, सुदीप मिश्रा, ऑप्शन सी सही होता है। अच्छा ये बताइए, दूती चंद किस खेल से रिलेटेड हैं? दूती चंद किस खेल से रिलेटेड हैं, ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि गुड, वेरी गुड, क्या है? धावक हैं। धावक हैं, या मतलब इसको कह सकते हैं धाविका हैं, धाविका। ठीक। उड़न परी, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताइए, जल्दी से बताएंगे। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? रिप्लाई कीजिए। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? गुड, पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ढींग एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? रिप्लाई कीजिए। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर? गुड। और महिलाओं की बात चल रही है, तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि पैरालंपिक में प्रथम महिला जिसको गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मिला, बताइए कौन है? गुड, वेरी गुड, क्या है? ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? हिमा दास। ठीक, ये क्या करती हैं? धाक। आइए, पैरालंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल पाने वाली प्रथम महिला कौन है भारत की? तो ये हैं अवनी लखेरा। ठीक, किसमें, किस खेल से रिलेटेड है, अगर पूछा जाए किस खेल से रिलेटेड है? ठीक, शूटिंग से। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? रिप्लाई कीजिए। और एक बार शेयर करेंगे सभी, एक बार शेयर करेंगे, और लाइक, जो लोग लाइक ना किए हो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए। जितने लोग लाइक ना किए हो, हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग लाइक कीजिए। तो ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? गुड, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, फिलीपींस। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है, फिलीपींस को, ऑप्शन सी, फिलीपींस। ढींग एक्सप्रेस पता है तो हिमा दास, ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? हिमा दास। ठीक, चलिए, फिलीपींस को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हाल ही में दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कितने लोगों को दिया गया, ये बताइए, पहला क्वेश्चन, रिप्लाई कीजिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, यह है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, किस देश के द्वारा दिया जाता है? बताइए, रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? दिया गया है यह 5 लोगों को। ठीक, अब बताइए किस देश के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन, किस देश के द्वारा दिया जाता है?
आप रिप्लाई करेंगे, आपकी रिप्लाई का हम वेट कर रहे हैं, आपकी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। किस देश के द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाला हिरण देखा गया है? देख रहे हैं क्या है? भौंकने वाला हिरण, ये भूलिएगा नहीं। गुड, बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन कौन सा सही होता है? गुड, तो हम इसकी रिप्लाई बता देते हैं ऊपर वाले की। फिलीपींस। किसके, हाँ, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा ही दिया जाता है, मनीला। ठीक, और रेमन मैगसेसे अवार्ड को क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? एशिया का नोबेल। ठीक है, एशिया का नोबेल किस नाम से जाना जाता है, या फिर एशिया का नोबेल के नाम से किस किस अवार्ड को जाना जाता है, या है किसको जाना जाता है? रेमन मैगसेसे को ही एशिया के नोबेल के नाम से जाना जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि भौंकने वाला हिरण किस देश में देखा गया है? ऑप्शन बी सही होता है, कंबोडिया। ठीक। गुड, ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन बी सही होता है, कंबोडिया में देखा गया है भौंकने वाला हिरण, विराची नेशनल पार्क में। कहाँ? विराची नेशनल पार्क। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा विराची नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? कंबोडिया में है, और वहां क्या देखा गया है? भौंकने वाला हिरण। ठीक। ठीक है, एकदम भूलना नहीं, भूलना नहीं एकदम। गुड, हाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है अब हम लोगों का शुरू होता है इतिहास। तैयार हो जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए इतिहास के लिए। 1863 में रॉबर्ट को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? ये है क्या? हड़प सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं अभी। 1863 में रॉबर्ट को हस्त कुठार मिला था, कहाँ से मिला था? ऑप्शन कौन सा सही होता है? खुद, ऑप्शन कौन सा सही होता है? रिप्लाई रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, आपकी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। ऑप्शन सी, पल्लवरम। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है। कहाँ? 1863 में रॉबर्ट को हस्त कुठार कहाँ से मिला था? पल्लवरम से। क्लियर? भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत कब से हुई थी? 1863 से ही। ठीक, जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी रॉबर्ट। क्लियर? गुड। और पल्लवरम कहाँ है? यह पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ ही गया, कहाँ है यह? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ? चेन्नई। ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में, थोड़ा सा इसको, हम्म क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? बताइए, रिप्लाई कीजिए। आप मेन मेन नोट करेंगे। कहाँ था? तमिलनाडु के चेन्नई, पल्लवरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो यह क्या है? चिरंद है। ऑप्शन टू, ऑप्शन बी सही होता है। क्या है? चिरंद। क्लियर? गुड, जितने लोग ऑप्शन बी बताए हैं एकदम सही होता है। चिरंद नामक पूरा स्थल जो नवपाषाण कालीन बस्ती है, कौन सा? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, चिरंद कौन सी बस्ती है? नवपाषाण कालीन। ठीक, कहाँ है यह? बताइए, अगर पूछा जाए चिरंद कहाँ है, यह है बिहार। कहाँ है यह? बिहार में। ठीक, गुड। चिरंद कहाँ है? बिहार में। यहाँ बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे, कहाँ से? चिरंद से। चिरंद कहाँ है? बिहार में है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? ऋग वैदिक काल में अश्वत्थ, अश्वत्थ
वृक्ष किसे कहा जाता था? देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है। ये सब देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आप अभी तक शायद ही देखे हों, और अगर आज देख भी ले रहे हैं तो भूलेंगे नहीं। किसे कहा जाता था? ऑप्शन बी, पीपल को। ठीक है, ऋग वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? पीपल के वृक्ष को कहा जाता था। यह एक पवित्र वृक्ष होता था ऋग वैदिक काल के अनुसार। ठीक, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कहाँ? जैन धर्म सभा की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म, बौद्ध संगीत समिति नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, बताइए। जैन धर्म सभा, जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन धर्म सभा, गुड। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन 4, ऑप्शन डी सही होता है। जैन धर्म सभा किस शताब्दी में? चौथी, चौथी शताब्दी में कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। और प्रथम जैन धर्म सभा चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, लेकिन अध्यक्षता में किसकी? अध्यक्ष कौन था इसका? स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। ठीक है, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में इस आयोजित की गई थी। क्लियर, गुड। और यही लोग जो है थे, तो ये क्या थे? श्वेतांबर भक्त बने थे, श्वेतांबर। यही लोग श्वेतांबर भक्त बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काकना दबोट महाविहार कहाँ स्थित है? अभी तक आपको हम बहुत इजी क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि आपको इतिहास के कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन करवा दें, मान लीजिए हाई लेवल का एग्जाम में पूछ लिया तो ये भी ना गलत हो। गुड। काकना दबोट महाविहार कहाँ स्थित है? सांची में, मथुरा में, प्रतिष्ठान में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सही होता है सांची। क्लियर, गुड। सांची कहाँ है? अगर सांची आ गया, सांची कहाँ है? ये तो गलत नहीं होना चाहिए। बताइए आप लोग, सांची कहाँ है? गुड। सांची का प्रसिद्ध स्तूप अगर पूछा जाए तो यह कहाँ है? एमपी। कहाँ है? एमपी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। क्लियर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था या किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में। ठीक, उसी के अंतर्गत काकना दबोट विहार भी स्थित है, जिसमें बौद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, काकना दबोट महाविहार में क्या रखा गया है? बुद्ध के शरीर के, शरीर के अवशेष। क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की या किसके काल में हुआ है? किसने करवाई? श्रीनगर की स्थापना किसने की है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, श्रीनगर की स्थापना किसने की? आप लोग लाइक करते चलेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग लाइक और शेयर, अपनी संख्या बढ़ाइए। देखते हैं आप में कितना दम है अपनी संख्या बढ़ाने का। एक बार सभी जहां जहां शेयर किए फिर से कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की है? अशोक ने ही। ठीक, गुड। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है। अच्छा, एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में की कितनी राजधानी है? ठंडी में अलग, गर्मी में अलग, ग्रीष्मकालीन अलग और शीतकालीन अलग। अब बताइए, जम्मू कश्मीर की, चलिए शीतकालीन राजधानी बताइए, शीतकालीन राजधानी कौन सी है? जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी बताएंगे, जल्दी से बताइए। जम्मू की शीतकालीन राजधानी, हाँ शीतकालीन, कहाँ है? जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी, कहाँ है? श्रीनगर। ठीक है, अब ग्रीष्मकालीन अगर पूछा जाए, ये बताइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दो राजधानियां हैं, एक श्रीनगर है, एक जम्मू है। अब आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि शीतकालीन कौन थी, ग्रीष्मकालीन कौन थी। ये आपके भरोसे हम छोड़ रहे हैं। जिसकी रिप्लाई गलत होगी कमेंट बॉक्स में
उसका नाम हम दिखाएंगे कि कौन रिप्लाई गलत किया है। नहीं पता हो तो आप सर्च करके बताइएगा, लेकिन आप बताइएगा, जिसका गलत होगा उसका नाम दिखाएंगे, संभाल के कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? रिप्लाई कीजिए। गुड। थोड़ा सा अगर आपसे आपको फंसा दिया जाए तब तुरंत आप कंफ्यूज होते हैं। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? बारहमिही नागार्जुन आर्यभट्ट जीवक। रिप्लाई कीजिए, देखते हैं किसकी रिप्लाई ये सही होती है। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन 2 वाले की रिप्लाई सही है। ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, ऑप्शन 2 सही होता है। गुड। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया है? नागार्जुन ने किया है। वेरी गुड। अच्छा, नागार्जुन यह किससे रिलेटेड थे? बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? बौद्ध धर्म या जैन धर्म, बताइए किससे थे? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन भारत को प्रथम रासायनिक वैज्ञानिक माना जाता है। किसको? नागार्जुन को क्या माना जाता है? प्रथम वैज्ञानिक। ठीक है, प्रथम रासायनिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। क्लियर? गुड। अच्छा, अब ये बताना है आपको, यह किसके समकालीन थे या किसके काल में थे? किसके समकालीन थे? कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन। रस चिकित्सा के माध्यम से विभिन्न रोगों का उपचार करना किसने ये आविष्कार किया? नागार्जुन ने ही। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन क्या था? रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? नागार्जुन ने किया। किसके समकालीन थे? कनिष्क के थे। कौन से थे? यह बौद्ध संप्रदाय से थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? रिप्लाई कीजिए। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? कौन सा ग्रंथ? देखते हैं रिप्लाई कौन सी सही होती है। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? तो ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किसमें दी गई है? नारद स्मृति में दी गई है। ठीक, ऑप्शन सी सही होता है, नारद स्मृति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? रिप्लाई कीजिए। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? अच्छा, आप लोग देख रहे हैं 300 भी नहीं पार कर पाएंगे। गजब 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 गजब। बताइए जल्दी से। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? चिंगतू, चिंगलिन, यिंतू। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ये खुद जैसे हैं वैसे भारत को भी पुकारते थे, तो ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सी। ठीक, वेरी गुड। इंतु हेनसांग का यात्रा वृत्तांत किसके इतिहास निर्माण में है या हर्ष का? ठीक है, अच्छा ये बताइए, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। ठीक है, गुड। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और यह 20 वर्ष की अवस्था में बौद्ध भिक्षु हो गया था। कौन? हेनसांग। क्लियर? तो चीनी लोग इसी में ही हेनसांग के ही उसमें यात्रा वृत्तांत में ही भारत को किस नाम से जाना गया है? इन टू के नाम से जाना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है, देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है। गुड, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन सही होता है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? भास, भारव, हरिश्चंद्र या भाषव? कौन है? ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सी।
कौन है? हरिशेन। क्लियर? समुद्रगुप्त के इतिहास के अध्ययन का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? यह है सर्वप्रमुख स्रोत इलाहाबाद प्रशस्ति, या फिर इसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। इसका नाम क्या है? इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। समुद्रगुप्त के इतिहास का वर्णन इसमें है, और इसके रचयिता कौन है? हरिशेन। ऑप्शन सी सही होता है, ऑप्शन सी सही होता है। कौन है? हरिशेन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोदी युग की स्थापत्य का मुख्य या सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? बताइए, कौन सा है? ऑप्शन ए। अच्छा, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होता है? लोदी शासकों द्वारा निर्मित कराई गई मोठ मस्जिद का स्थान महत्वपूर्ण है, जो अठपहला गुंबद से निर्मित है। मोठ की मस्जिद, ऑप्शन ए सही होता है। लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है? मोठ की मस्जिद। ठीक है, गुड, वेरी गुड। इसकी ये क्या कहा जाएगा इसको? हाँ, प्रशंसा किसने किया है? इसकी प्रशंसा सर सैयद अहमद खान ने किया है, और सर जॉन मार्शल ने किया है इसकी प्रशंसा। ठीक, इसीलिए इसका सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है स्थापत्य कला का लोदी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं, लोदी वंश की स्थापना किसने की? लोदी वंश की स्थापना किसने की? ठीक है, किसने की? बहलोल लोदी ने की। ठीक है, इसी लोदी वंश में ही थे बहलोल लोदी, बकलोल लोदी, यही सब थे। पता नहीं, नाम ही नहीं मिल रहा था। लोदी वंश, ये हो गया। बहलोल लोदी संस्थापक था। अच्छा, ये बताइए कि लोदी वंश का अंतिम सम्राट कौन था, या फिर अंतिम राजा कौन था? बताइए, अंतिम, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। यह, अच्छा, लोदी वंश के बाद कौन सा शासक आया, फिर कौन सा वंश आया? लोदी वंश के बाद कौन सा वंश आया? मुगल काल। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोदी। किससे हारा था? बाबर और इब्राहिम लोदी। कौन सा युद्ध? पानीपत प्रथम युद्ध। कब? ठीक, कब? चलिए, तो ये हो गया मोट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड। अमृतसर सरोवर, पहली बात ये देखिए, अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। पहले गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे? ये थे गुरु नानक। ठीक है, इन्होंने संगत पंगत का वो आविष्कार किया था, वो, ठीक है, रहने के लिए और खाने के लिए, भंडार वंडार। ठीक है, और प्रथम गुरु कौन? गुरु नानक। अंतिम गुरु कौन, या फिर 10वें गुरु, ये भी एग्जाम में आता है, क्या है? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ये भी एग्जाम में आता है। बताइए जल्दी से। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? बताइए, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? आपको रिप्लाई करना है, देखते हैं क्या रिप्लाई करते हैं। गुड,
खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह। अब इसकी रिप्लाई कीजिए, हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है गुरु अर्जुन देव। ठीक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने इसका निर्माण करवाया है? गुरु रामदास के पुत्र गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, जिसे किस नाम से जानते हैं? गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। किसने करवाया है? गुरु अर्जुन देव ने करवाया है। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और बताएंगे आप कि जहांगीर के द्वारा किसकी मृत्यु की गई थी, किसकी हत्या की गई थी? बताइए जल्दी से। जहांगीर के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? यही गुरु अर्जुन देव की ही हत्या की गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ठीक, जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। अब एक क्वेश्चन इसमें से हत्या से रिलेटेड और आता है कि औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी? बताइए, औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी? यही बताइए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया? ऑप्शन कौन सा सही होता है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, कल की तरह बहुत क्वेश्चन की भरमार है। आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे और क्लास अटेंड करते चलिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में 100% आएगा। गुड, वेरी गुड। तो औरंगजेब की हत्या किसके द्वारा? हाँ, औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? यह थे गुरु तेग बहादुर। अगर ये पूछा जाए गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे, तो ये थे 9वें नंबर के गुरु। ठीक है, गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे, औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया? तो ऑप्शन कौन सही हो जाता है? स्वराज दल का गठन चितरंजन दास के द्वारा किया गया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज दल का गठन किया था। कब? 1923 में। ठीक है, अच्छा देखिए क्या था मैटर, क्या था इसके पहले, क्या था, कौन सा आंदोलन चल रहा था? 1923 के पहले 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया गया था? यह था असहयोग, असहयोग आंदोलन। आंदोलन वापस ले लिया गया था कब? 1922 में। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना बनी रहे, इसकी वजह से क्या, किसका गठन किया गया था? स्वराज दल का गठन किया गया था। किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। इसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? यही CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू क्या थे? यह थे महासचिव, महासचिव। ठीक है, कब? 1923 में। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि CR दास, CR दास को इनका उपनाम क्या है? किस उपनाम से जाने जाते हैं? उपनाम बताइए जल्दी से। चितरंजन दास को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, तो है। अब आप लोग बताइए, देश बंधु के नाम से जाना जाता है या दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? तो हम आपसे कितनी बार बताएं हैं, फिर भी आप लोग दीन बंधु रटे हैं। CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रयूज को। किसे? CF एंड्रयूज को। किस नाम से? दीन बंधु के नाम से। और देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CR दास को, चित्तरंजन दास को देश बंधु। ठीक, ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से, सेम वही क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आइए। फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ की? फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ की? ऑप्शन कौन सा सही होता है? रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड। लाइक और शेयर दोनों, रिप्लाई भी साथ साथ। फारसी पत्रिका, सबसे पहले देखिए मिरातुल अखबार कौन सी पत्रिका थी? फारसी भाषा में लिखी गई थी। ये फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ की? देवेंद्रनाथ टैगोर या मौलाना आजाद, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां? बताइए। रिप्लाई देख रहे हैं। फारसी पत्रिका, गुड, ऑप्शन सी। ठीक है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कब? 1822 में। कब? 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? राजा राम मोहन राय। ठीक है। इनके एक पत्रिका और थी, एक पत्रिका और थी, उसका नाम क्या था? बताइए जल्दी से। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किस भाषा में थी? अगर पूछा जाए संवाद कौमुदी किस भाषा में थी, तो यह किस भाषा में थी? बंगाली। ठीक है। बंगाली समाचार पत्र संवाद कौमुदी, इसका इन्होंने क्या कहा जाता है इसको, संपादन कब किया था? 1821 में। 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। ठीक है। अब आपको बताना है भारत का पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से। भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? कज पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। या एक और है, क्या है? भारतीय पुनर्जागरण का मॉर्निंग स्टार क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? यही राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, मॉर्निंग स्टार और पुनर्जागरण का पिता, ये सब कहा जाता है किसे? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया? 1829 में विलियम बैंटिंग और राजा राम मोहन राय ने, दोनों ने मिलकर किया था। ठीक, वेरी गुड। 1829 में। क्लियर। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन तो देंगे नहीं, लेकिन बताइए आप लोग, किसने दी थी? किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। गुड। चलिए आते हैं, इतिहास खत्म होता है, अब जाकर इतिहास खत्म होता है। आते हैं भूगोल पर। सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है। भूगोल के बाद सिविक्स आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स के बाद सिविक्स और कॉन्स्टिट्यूशन एक में ही कर दिए हैं। इकोनॉमिक्स आएगा, इकोनॉमिक्स के बाद इकोलॉजी आएगा, इकोलॉजी के बाद यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद साइंस। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप लोग फटाफट रिप्लाई करते रहिए बस। ठीक, शेयर के साथ रिप्लाई, शेयर के साथ रिप्लाई करेंगे तभी, नहीं तो अभी थोड़ा सा पढ़ा के हम बंद कर देंगे अगर आपकी संख्या ज्यादा नहीं हुई। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? बताइए। यहाँ फिल इन द ब्लैंक था। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? किससे होती है? बताइए। गुड। पहली बात, रूपांतरित चट्टान कौन कौन सी हैं? आग्नेय, आग्नेय चट्टान प्लस आग्नेय या, प्लस तो नहीं लिखेंगे, या अवसादी। ठीक है। आग्नेय या अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण किसमें चेंज हो जाती हैं? रूपांतरित चट्टान में। ठीक है।
आग्नेय और अवसादी चट्टान ताप और दाब के कारण रूपांतरित चट्टान में चेंज हो जाती हैं। तो यही रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति। अब बताइए कैसी होती हैं, उत्पत्ति कैसे होती है आग्नेय चट्टान और अवसादी। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन सी सही होता है, आग्नेय और अवसादी दोनों से। क्लियर। अच्छा आपको बताते हैं, ये रूपांतरित चट्टान जो है रूपांतरित, ठीक है, ये कठोर होती हैं, ठीक है। यह सर्वाधिक सबसे ज्यादा कठोर अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप लोग, रूपांतरित चट्टान ही सबसे ज्यादा कठोर होती है। क्लियर। आर्थिक दृष्टि से रूपांतरित चट्टानें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें कौन कौन सी होती हैं, रूपांतरित चट्टान में कौन सी हैं, सबसे पहला ये एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्या है, संगमरमर, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्लेट, इसके बाद क्या है, नीस, ठीक है, गुड। ये सब क्या है, सर्पेंटाइन, और क्या आता है इसमें, क्वारलाइट, ये भी आता है। संगमरमर, स्लेट, नीस, सर्पेंटाइन, ये सब क्या है, रूपांतरित चट्टान है, ठीक है, गुड। अच्छा आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान कौन कौन सी है, आग्नेय चट्टान का अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप लोग, बताइए। ग्रेनाइट, यह कौन सी चट्टान है, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है, गुड, यह है आग्नेय चट्टान, आग्नेय, आग्नेय चट्टान हो गई ग्रेनाइट। और बताते हैं आपको, बेसाल्ट, इसको नोट कर लेंगे, बेसाल्ट हो गया, आग्नेय हो गया। ग्रेबो, ये क्या है, आग्नेय, आग्नेय चट्टान ही है। डोलोराइट, ये क्या है, आग्नेय चट्टान है, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं, आग्नेय हो गया और रूपांतरित हो गया, अब आते हैं अवसादी की तरफ। बताइए अवसादी या तलछटी, इनमें कौन कौन सी आती हैं, अवसादी में कौन कौन सी आती हैं, जैसे हो गया क्या, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ये क्या है, अवसादी है, ठीक है। बालू, चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या, जिप्सम, क्या है यह सब है अवसादी, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसलिए इतना लिखवा दिए, रीजन क्या है इसका, सही बात है, इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये याद नहीं होता और ये एग्जाम में बहुत आता है। संगमरमर क्या है, थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है, कायांतरित है, ठीक है। ग्रेनाइट क्या है, यह आग्नेय है, ठीक है। अब बलुआ पत्थर, चूना, जिप्सम, बालू, ये सब क्या है, अवसादी है, ठीक। ग्रेवो क्या है, आग्नेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है, बताइए, रिप्लाई कीजिए। आपसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो गई है, आप लोग पढ़ते रहिए, देखिए कहाँ से एग्जाम में आता है। जब सब कुछ हमें आता ही रहेगा तो एग्जाम में कहाँ से दें, ठीक। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन, ऑप्शन सी सही होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स, क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स में पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए प्लेट, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तब आप क्या बताएंगे, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये किया था तूजो, तूजो विल्सन ने, तूजो विल्सन, किसका प्रयोग, प्लेट शब्द का प्रयोग, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी आप जानते हैं ना, इसका नाम सुने हैं, प्लेट टेक्टोनिक थियरी किसने दिया है, हैरी हैस ने, हैरी हैस क्या दिया है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ठीक है, गुड। अच्छा एक बताइए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। आंतरिक संरचना, भूकंप विज्ञान आप पढ़े हैं ना, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान, ठीक है, यही है सिस्मोलॉजी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे सटीक जानकारी या सबसे विश्वसनीय, ठीक है, सबसे विश्वसनीय जानकारी किससे मिलती है, भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी से मिलती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आप पता चल गया होगा आपको, ठीक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हैरी हैस। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, कितने महाद्वीप हैं बताइए,
7 महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप है, 5 है, 4 है। ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आप पहले ये बताइए कि महाद्वीप की संख्या कितनी है। गुड, वेरी गुड, ठीक। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है, यह है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है? एशिया। ठीक, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, या किस देश में है, किस महाद्वीप में है, कहाँ है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर, कट। और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। एशिया के बाद कौन सा है? अफ्रीका। एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ठीक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर क्या है? यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये है 7 महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वेरी गुड। ये 7 महाद्वीप आप सीक्वेंस वाइज याद रखिए। 7 महाद्वीप और भारत से बड़े 6 राज्य, 6 देश। ठीक है, भारत से बड़े 6 देश, उनको याद रखिए। और 7 महाद्वीप सीक्वेंस वाइज सबको याद रखना है। और भारत से छोटा कौन सा है? 8वां। भारत 7वें नंबर पर है। 8वां कौन सा है? अर्जेंटीना। लेकिन भारत से बड़े जो हैं 6 देश, उसको याद रखना है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है। यूरोप का पूछा जा रहा है, बताइए। इसमें से सभी का आपको बताना है, सभी का आपको बताना है। देखते हैं किसकी रिप्लाई सही होती है। यूरोप का अगर पूछा जाए तो यूरोप का कौन सा है? ऑप्शन ए। ठीक है, आल्प्स। आल्प्स कहाँ का है? यूरोप का है। ठीक है, हिमालय कहाँ का है? हिमालय है एशिया, महाद्वीप में है ना। तो यूरोप में क्या है? आल्प्स है। और एशिया में क्या है? हिमालय है। इंडीज कहाँ है? बताइए जल्दी से। इंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका। ठीक है, और रॉकी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है रॉकी, और एंडीज है साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये चारों आप जानते रहिए। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में है। ठीक, आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। और अफ्रीका में क्या है? एशिया में क्या है? एशिया में हिमालय है। और साउथ अमेरिका में क्या है? एंडीज है। और नॉर्थ अमेरिका में क्या है? रॉकी है। क्लियर, वेरी गुड, एक सही, एकदम से, एकदम से। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। अप्लाई कीजिए। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। क्या नाम है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो यह है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर। ठीक है, और भूमध्य सागर किसको 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 टच करती है? यह टच करती है, पहला महाद्वीप है यूरोप, और दूसरा महाद्वीप है एशिया, और तीसरा महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है, 3 महाद्वीप हैं भूमध्य सागर जिसको टच करता है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी रिप्लाई हम देख रहे हैं। भूमध्य सागर 3 को टच करता है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर। देखिए, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, सागर, और लाल सागर को हिंद महासागर से। तो क्या पूछा है क्वेश्चन? पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर ऑप्शन ए सही होता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन ए। जितने लोग ऑप्शन ए बताए हैं, ऑप्शन ए वालों का सही है।
ठीक है, ऑप्शन ए वालों का सही। क्लियर, वेरी गुड। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और, ये कौन सा था, पनामा नहर। आपसे हम पूछ रहे हैं स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। बताइए, कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है। बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। जनसंख्या के आधार पर विश्व में इस्लामिक राष्ट्रों का क्रम क्या है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, इंडोनेशिया। क्लियर, इंडोनेशिया के बाद क्या आता है, पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। इन चारों में हम बता रहे हैं। और तीसरे नंबर पर क्या आता है, बांग्लादेश। और चौथे नंबर पर क्या आता है, मिस्र आता है। ठीक, इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर इस्लामिक राष्ट्र है। ठीक, क्या है, इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा से, सॉरी, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा फिल इन द ब्लैंक से होती है। किससे होती है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है। ऑप्शन कौन सही होता है, इसको जूम कर दिए हैं, आप देख लीजिए फिर से। वेरी गुड। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों, पीछे हटते हुए मानसून, व्यापारिक पवनों या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ऑप्शन कौन सही होता है, ऑप्शन सही होता है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट हियर। सभी की रिप्लाई सही है जितने लोग ऑप्शन ए बताए हैं। ठीक, गुड। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है यह, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से पैदा होता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है, इसकी रिप्लाई रहेगी पश्चिमी विक्षोभ। अगर ये क्वेश्चन आया पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर से ये स्टार्ट होता है। क्लियर, या ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत में आता है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करता है। क्लियर, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, पहले तो ये बताना है कि किधर का तट है। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, बताइए। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, किससे लगा हुआ है, केरल से या तमिलनाडु से या फिर मुंबई से। कोरोमंडल तट कौन सा है, यह है तमिलनाडु। ठीक है, क्लियर, कोरोमंडल तट तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। और कोरोमंडल तट पर कैसे वर्षा होती है, बताइए। इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए। कोरोमंडल तट पर वर्षा कैसे होती है, पीछे हटते हुए मानसून से। ठीक है, यह क्या है, लौटते हुए मानसून। लौटता हुआ मानसून से वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर। क्लियर, वेरी गुड। जितने लोग दिमाग काम कर रहा है, लौटता हुआ मानसून, पीछे हटता हुआ मानसून, तमिलनाडु में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाता है, या तो कोरोमंडल तट आ जाएगा या फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में वर्षा कैसे होती है, यह है लौटता लौटता हुआ मानसून, या फिर आ जाए कोरोमंडल तट। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, केरल में सबसे पहले केरल में वर्षा होती है कब, बताइए, 5 जून। यह कौन सा मानसून है, या फिर अगर हम ये ऐसा क्वेश्चन करें कि मालाबार तट पर वर्षा कैसे होती है,
तब आप क्या बताएंगे, मालाबार तट पर वर्षा कैसे होती है? तो यह है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से मालाबार तट पर वर्षा होती है। ठीक। अच्छा, केरल को कौन कोंकण बता रहा है? कोंकण नहीं, केरल का तट जो है क्या है? मालाबार तट। तो मालाबार तट पर वर्षा कैसे होती है? यह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कब आता है? 5 जून को केरल में आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा तथा विंध्य घाटी के मध्य या विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? आसान सा क्वेश्चन है, कितनी बार पढ़ाए हैं आपको, कितनी बार बताए हैं, भूलना नहीं चाहिए। गुड। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी, नर्मदा। सतपुड़ा तथा विंध्याचल या विंध्य श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। ठीक। यह कैसे बहती है? यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। कैसे? ऐसे। ठीक। गुड गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि प्रायद्वीपीय नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में, नदियों में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए। प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इधर से इधर की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है नर्मदा। ठीक। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रायद्वीपीय नदियों में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है नर्मदा नदी। और किसके किसके मध्य है? यह है विंध्य और सतपुड़ा के मध्य। ठीक। क्लियर। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। और कहाँ गिरती है? बताइए, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है? वेरी गुड। खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अमरकंटक से निकलती खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, यह क्या बनाती है? डेल्टा या एस्चुरी? बताइए जल्दी से। नर्मदा नदी डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है? क्या बनाती है ये आपको बताना है। रिप्लाई कीजिए। नर्मदा नदी क्या बनाती है? डेल्टा या एस्चुरी? आपको हम बता दें कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं या फिर पश्चिमी तट पर मिलने जाने वाली नदियां, यह डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। ठीक। क्लियर। गुड। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। गुड। अच्छा, नर्मदा की, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि तवा नदी, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? हिरण नदी किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी है नर्मदा की। नर्मदा की सहायक नदी क्या है? तवा नदी। हिरण नदी किसकी सहायक नदी है? यह है नर्मदा की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या है? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? गुड। इसी नदी पर है। किस पर है? नर्मदा, नर्मदा नदी पर है। ठीक है। गुड। वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बताइए। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? देख रहे हैं रिप्लाई, सभी की रिप्लाई देख रहे हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा, नर्मदा नदी को ही कहते हैं गुजरात की जीवन रेखा। ठीक है। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? गुजरात में। कौन सा? सरदार सरोवर बांध, सरदार
सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात। ठीक है, किस नदी पर? इसी नर्मदा नदी पर। आइए, अच्छा बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही है? अगर लग रही हो तो बताइए, हम डायरेक्ट आंसर बता के फास्ट रिप्लाई करके आगे चलेंगे। आपकी रिप्लाई का ना वेट करेंगे ना हम एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग बताइएगा कैसा आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण क्या है? बताइए, रिप्लाई कीजिए। गुड। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण क्या है? कौन सा है? ऑप्शन। वेरी गुड। अच्छा, अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जब तक पढ़ें तब तक हम पढ़ाएंगे। ठीक। भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण क्या है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी, सिंचित कृषि। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गन्ना फसल कौन सी है, तो यह है नकदी फसल। ठीक है, कौन सी फसल है? नकदी फसल है। गन्ना क्या है, कौन सी फसल है? नकदी फसल है। और कृषि कौन सी है? गुड, सिंच। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य। इंपॉर्टेंट है। सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है, कौन सा है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य। बस आप लोग लगे रहिए, एग्जाम तक लगे रहिए, सारे क्लास अटेंड कीजिए 9 बजे सुबह। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास, और 2 बजे प्रेजेंट टाइम में जो आप पढ़ रहे हैं 2 बजे डेली, और 10 बजे रात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 बजे रात में, तो ये टॉपिक वाइज चल रहा है। चलिए, तीनों क्लास और शेयर कीजिए, बस लगे रहिए, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य क्या है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। तो ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है, जितने लोग ऑप्शन डी बताए हैं 100% सही। राजस्थान वालों का 100% रिप्लाई सही है। ठीक। सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य क्या है? राजस्थान है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गैलेना क्या है? यह अयस्क है, अयस्क। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गैलेना अयस्क किसका है? बताइए, बताइए, किसका प्रमुख अयस्क गैलेना है? और रिप्लाई आप क्या करेंगे? सीसा का। ठीक है, सीसा का प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना। ठीक। और सीसा अगर पूछा जाए मुख्य रूप से किस चट्टानों में पाया जाता है, तो यह है परतदार, परतदार चट्टानों में पाया जाता है सीसा। इसका मुख्य अयस्क क्या है? गैलेना है। ठीक। गुड। और सीसा राजस्थान में किस खान से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट खान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खान भी बहुत ज्यादा है। जावरे की खान, जावरे या जावर दोनों लिखा रहता है। जावरे या जावर की खान से क्या उत्पादित होता है? सीसा। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान की जावरे की खान या जावर की खान से क्या उत्पादित होता है? सीसा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एकमात्र राज्य है सीसा उत्पादन का, क्या है? राजस्थान। कौन सी खान है? जावरे की खान। किस चट्टान में पैदा होता है सीसा? परतदार चट्टान में। और सीसा का अयस्क क्या है? गिलेना। ठीक। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कोडाइकनाल, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? गुड, वेरी गुड। पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। वेरी गुड। देखते हैं रिप्लाई किसकी सही है। तो कोडाइकनाल किस पर है? यह पालनी पर है। जितने लोग ऑप्शन ए बताए हैं उन्हीं का सही, नीलगिरी वालों का एकदम गलत है। कोडाइकनाल किस पर है? पालनी पर है। कोडाइकनाल एक पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है। कहाँ है यह? तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी कहाँ है? ठीक है, पालनी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन ए सही होता है, पालनी कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्लियर? गुड। अच्छा,
ये बताइए कि नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सा हिल स्टेशन है? ऊटी। कौन सा है? ऊटी। आप लोग खूब सुने होंगे। ऊटी किस पर है? नीलगिरी पर है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनकी मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर, बताइए किस देश के मध्य झगड़ा है? रिप्लाई कीजिए। सियाचिन ग्लेशियर किस देश, किन दो देशों के मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। सियाचिन ग्लेशियर ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन ए, वेरी गुड, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, नहीं भाई, जो चीन बता रहे हैं वो गलत है। सियाचिन ग्लेशियर किससे झगड़ा है? यह है भारत और पाकिस्तान। जो चीन है ना, वो क्या है? अक्साई चीन। यह किसके बीच झगड़ा है? भारत और चीन के बीच है ये, क्या? अक्साई चीन। लेकिन सियाचिन ग्लेशियर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। ठीक, गुड, गलत नहीं करना है। भारत और चीन के बीच क्या है? अक्साई चीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी, गंगोत्री, यमुनोत्री या सियाचिन? देखते हैं रिप्लाई किसकी सही होती है, कौन वहां तक पहुंचता है। ऑप्शन कौन सही होता है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी या गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन? तो ऑप्शन कौन सही होता है? यही, सियाचिन। ठीक, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमानी क्या है? सियाचिन। कहाँ है यह? पीओके में है। क्लियर, कहाँ है? पीओके में सबसे बड़ा। इसकी लंबाई एक प्राक से 75 से 80 किमी तक। ठीक, कर, नेक्स्ट है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिप्लाई कीजिए। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? बताइए जल्दी से। कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, श्रीनगर? कौन सा है? चेन्नई, यहाँ से तो एकदम नहीं। बताइए, भोपाल, श्रीनगर से भी नहीं। तो यह कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन कोलकाता और भोपाल में आपको चेक करना है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही होता है, भोपाल। ठीक है, और भोपाल किसकी राजधानी है? एमपी, एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्लियर, यह कर्क रेखा के पास है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? ये तो हो गया शहर, ये सब शहर हैं, लेकिन कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, ठीक है, ये शहर नहीं पूछ रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा ये वर्ड, राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? या फिर कर्क रेखा के एकदम पास स्थित राजधानी कौन सी है? यह है रांची। किसकी राजधानी है? झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्लियर, कर्क रेखा का एकदम पास या फिर कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? रांची है। ठीक है, किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी रांची है, या कर्क रेखा के एकदम पास स्थित है। आपसे पूछ रहे हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? बताइए जल्दी से, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर क्या है? त्रिपुरा, इसके बाद क्या है? मिजोरम। ठीक है, कितना हुआ? 8। ठीक, 8 राज्यों से होकर जाती है। तो यह कैसे कैसे है? यह है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यह सीक्वेंस वाइज है। देखिए, पीसीएस जैसे एग्जाम में, हाई लेवल के एग्जाम में, सिविल सेवा के एग्जाम में ऐसे ही आता है कि आप पूर्व से पश्चिम की तरफ
8 राज्यों को छांटिए, या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ 8 राज्यों को छांटिए। ठीक है, तो यह कैसा है? पश्चिम से पूर्व गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। या तो ये भी दे देता है असम। असम बताइए कर्क रेखा से गुजरता है या नहीं? तो यह है नहीं गुजरता है। यह ऐसे दे देता है सेवन सिस्टर्स में कौन सा राज्य कर्क रेखा से गुजरता है? तो इसमें दे देता है आपका त्रिपुरा। ठीक है, और 3 और ऑप्शन दे देंगे जो नहीं गुजरते हैं, तो क्या होता है? त्रिपुरा सही हो जाता है। या फिर मिजोरम दे देता है, 3 और राज्य दे देंगे जो नहीं गुजरते हैं, तो क्या होता है? मिजोरम उसका आंसर हो जाएगा। आप अगर 8 राज्य आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे भूलेगा नहीं। बस आपको याद रहना चाहिए, वो भी सीक्वेंस वाइज, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, सब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन कौन सही होता है? गुड, वेरी गुड। ऑप्शन अगस्त मलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी या पंचमढ़ी, तो कौन सा है? आपको तो पता होगा। ऑप्शन डी, क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ है? महादेव श्रेणी, मध्य प्रदेश में स्थित एक हिल स्टेशन है। ठीक है, गुड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, फिर सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? क्या आंसर होगा आपका? मन्नार की खाड़ी। ठीक, सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। अब यही सबसे बड़ा की जगह सबसे छोटा कर दीजिए। सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है? दिबू सैखोवा। ठीक है, दिबू सैखोवा। सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है? दिबू सैखोवा। और सबसे बड़ा क्या है? मन्नार की खाड़ी। ये आप नोट कर लेंगे, भूलेंगे नहीं, भूलना नहीं एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? रिप्लाई कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होता है? भारत में सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार। अगर पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, क्या बताया जाता है? भारत का, अगर भारत का पूछ लीजिए दक्षिणी बिंदु, तो क्या होता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? बड़ा निकोबार। ठीक है, क्या है इसका नाम? ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार। इसका वो डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 6 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। ये है कहाँ? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? या ग्रेट निकोबार। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि भारत की स्थलीय भूमि, स्थलीय भूमि या फिर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र क्या है? दक्षिणतम क्षेत्र क्या है? भारत की स्थलीय भूमि, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र क्या है? तब आप क्या बताएंगे? रिप्लाई कीजिए। गुड, क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी बताना जरूरी है, बताइए। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। और इसका कन्याकुमारी का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 8 मिनट। ठीक है,
8 4, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकेंगे थोड़ा सा इसको। हाँ, कन्याकुमारी का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी का है। और इंदिरा पॉइंट का कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक, 4 डिग्री 2 डिग्री का अंतर है। 8 4 इसका है, 8 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है यह क्या? इसका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार कितना है? 67 7 से 97 25। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, कंफ्यूजन जिससे ना रहे। 8 4 है कन्याकुमारी का, 6 4 है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार का। ठीक है, और 37 6 है वहाँ इंदिरा कॉल का है, ऊपर वाले का। ठीक है, उत्तर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन है, भूलना नहीं चाहिए। सबसे पुराना तेल का भंडार बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नौगांव, डिगबोई। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी। सामान्य सा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिगबोई। ठीक है, डिगबोई कहाँ है? असम में। भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है। ठीक है, और असम में कहाँ अगर पूछा जाए तो तिनसुकिया जिला, तिनसुकिया जिला। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1901 में। असम का डिगबोई तेल रिफाइनरी सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत 1901 में तिनसुकिया जिला असम के अंदर की गई थी। ठीक, यह सबसे पुराना है भारत का सबसे पुराना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, सही बात है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है, ये बताइए। क्लास कब बंद होगी? जब आप लोग बोल देंगे सर अब बस कीजिए तो क्लास बंद हो जाएगी। रिप्लाई कीजिए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसी से मंगलयान भेजा गया था 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, मंगलयान यह सफल था कि असफल था? मंगलयान जो 2013 में भेजा गया था, यह क्या था? सफल था। यह पूरी तरह से सफल यान था, सफल यान। ठीक है, मंगलयान जो सफल यान था। क्लियर? और एक बात याद होगा आपको, क्या याद है? 2013 में तो भेजा गया था, नवंबर 2013 में भेजा गया था, लेकिन मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था? सितंबर 2014 में। याद है कि नहीं कुछ? बताइए, याद है? गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा केवल भारत, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान, भारत और चीन। वाह, रिप्लाई कीजिए। भारत और म्यांमार बता रहे हैं कुछ लोग, ऑप्शन सी बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं। ऑप्शन सी और बी खूब बता रहे हैं, लेकिन क्या है? ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली वन ऑप्शन बी। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? इंडिया और म्यांमार के साथ। ठीक है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, या पहले क्या था? या पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन यह कब आजाद हुआ था पाकिस्तान से? 1971। किसके शासनकाल में? भारत का प्रधानमंत्री उस समय कौन था?
कौन था? आयरन लेडी। आयरन लेडी कौन है भारत की आयरन लेडी? सर जी बस अब पीठ दर्द करने लगा। कट। श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, चलिए। तो म्यांमार। अच्छा, म्यांमार के बारे में क्या न्यूज चल रही है अभी? इसमें सैन्य विद्रोह, सैन्य आपातकाल लगा है। सैन्य आप आपातकाल या फिर सैन्य विद्रोह। कहाँ? म्यांमार में। ठीक है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन? शेख हसीना। शेख हसीना। वेरी गुड। शेख हसीना यहाँ की, बांग्लादेश की ये पीएम। और आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हाल ही में अन्न आपातकाल कहाँ लगा है? बताइए, हाल ही में अन्न आपातकाल कहाँ लगा है? नहीं, लज्जा लज्जा बुक किसने लिखी है? लज्जा बुक किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। लज्जा किसने लिखी है? तस्लीमा नसरीन। चलिए, तो ये अन्न आपातकाल कहाँ लगा है? श्रीलंका। कहाँ लगा है? श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? बताइए, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है। अगर राष्ट्रपति ये हो गए। ठीक है। और अगर पीएम पूछ लिया जाए तो महिंद्रा राजपक्षे। ठीक। तो बताइए, अब रिवीजन करवा दें? देख रहे हैं आपकी संख्या कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि आप लोग ऊब गए हैं। चलिए अब रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, रिवीजन। गुड। वेरी गुड। चलिए रिवीजन करवा देते हैं। हाँ। नहीं नहीं, सब लोग ऊब गए हैं, अब दूसरी क्लास चलेगी। अच्छा, कुछ लोग गए हैं ग्लूकोज लेने। गुड। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए शुरू कीजिए। शुरू करो। अंताक्षरी। लेकर जूनियर एडिट का नाम। वेरी गुड। चल, बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो यह क्या है? ऑप्शन कौन से होता है? रावलखेड़ी, खरगोन। नवंबर 2020 में मूल्य बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया है? ऑप्शन कौन से होता है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? गोवा। क्लियर। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? ऑप्शन सी सही होता है, 1 वर्ष। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया गया है? ऑप्शन ए सही होता है, ऑप्शन ए गंगा। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन कौन से होता है? किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? यह ऑप्शन कौन से होता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? ऑप्शन कौन सा सही होता है? 30 जून को। ये सब क्वेश्चन भूलना नहीं है। फास्ट हम रिवीजन करवा रहे हैं, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, करते चलिए। किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन कौन सा होता है? ऑप्शन डी, चीन।
फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सी सुदीप मिश्रा। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? किस देश को? ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन सही होता है सी फिलीपींस। किस देश के विराची नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाला हिरण अगर क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या बताएंगे? यह है कंबोडिया। क्लियर? कौन सा है? कंबोडिया। क्या करता है यह हिरण वहाँ? भौंकता है। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम में आ गया कैसे भौंकता है, तब आप क्या बताएंगे? हाँ कैसे भौंकता है ये भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1863 में रॉबर्ट को हस्त कुठार मिला था, कहाँ से? पल्लवरम। ऑप्शन सही होता है पल्लवरम। नेक्स्ट है कट। भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं, कहाँ है? ऑप्शन क चिरन। ठीक है, कहाँ? चिरन। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा गया है? पीपल को। ये तो नहीं भूलेगा ना? पीपल उपल जानते हैं कि नहीं? पीपल में क्या रहता है? तभी तो पत्तियां हिलती रहती हैं, है कि नहीं? बताइएगा आप लोग। पीपल की पत्ती तभी हमेशा हिलती रहती, पीपल में कुछ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, कहाँ? गुड। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावापुरी में, वल्लभी पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी सही होता है, ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकना दबोट महाविहार, ऐसा ऐसा नाम है कि रुक के पढ़ना पड़ रहा है। महाविहार कहाँ स्थित था? सांची में। ऑप्शन कौन सही होता है? ऑप्शन ए सांची में। ठीक। रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन कौन सही होता है? हाँ, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन 2 नागार्जुन। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है, तो यह है नारद स्मृति। ठीक। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? तो क्या है? इंतु। बताइए। खुद का नाम गड़बड़ किए हैं, भारत का भी चले थे। पहले खुद तो अच्छे से रख लेते नाम। अ, इन लोगों को नहीं पता है भारत वाले क्या नाम रखे हैं। चमगादड़ चीन, कोरोना किंग सी जिनपिंग, मतलब क्या क्या नाम है। छोटी आंख वाले, ये लोग सुन के पगला जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो यह है हरिशेन। कौन है? हरिशेन। ठीक। लोधी युग की स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो यह है क्या? मोठ की मस्जिद। अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन बी सही होता है अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? तो ये थे चितरंजन दास, CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज का, वही क्वेश्चन बार बार। फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार किसने प्रारंभ की? ऑप्शन कौन से होता है? राजा राम मोहन राय। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी आग्नेय और अवसाद। नेक्स्ट है पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन कैसे करते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स से। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है क्या? ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच में जो है ये मरुस्थल है, किनारे किनारे देश राज्य बसे हुए हैं, लेकिन बीच में मरुस्थल है पूरा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है क्या? आल्प्स। ऑप्शन कौन से होता है? आल्प्स। हिमालय कहाँ का है? एशिया का है। एंडीज कहाँ का है बताइए? एंडीज और रॉकी, ये दोनों बताइएगा। आपको बताए हैं, फिर से बताइए।
देख रहे हैं रिप्लाई हम। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है, तो यह क्या है? भूमध्य सागर। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये तीनों को टच करती है भूमध्य सागर। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ती है पनामा। ठीक, यही इसी को कहते हैं सुपरफास्ट रिप्लाई, इसमें स्लो नहीं चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? यह है इंडोनेशिया। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? यह होती है कट पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? यह है नर्मदा नदी। ठीक है, दक्षिण भारत आपको बताना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। भारत में गन्ने की खेती क्या है? कट बोल ही नहीं पाए, चला गया। सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य क्या है? राजस्थान। ठीक, क्या है? राजस्थान। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल यह किस पर? पालनी पहाड़ी पर। कहाँ है यह? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन है, तो सियाचिन के ऊपर किसके मध्य है? यह भारत और पाकिस्तान। अक्साई चीन, अक्साई चीन, चीन अगर अलग से आए तब वही होगा भारत और चीन। ठीक है, अक्साई चीन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वही है सियाचिन। ठीक, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है? यह गुजरती है भोपाल, भोपाल के पास से होकर गुजरती है। ठीक, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? गुड, कौन सा नहीं है? यह है पंचमढ़ी। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? यह ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार। ठीक, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम। कब? 1901 में शुरू किया गया था। ओ, वेट कीजिए, वेट कीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है, हम है ना। आ गया। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। मंगलयान, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ है। किसके साथ है? म्यांमार के साथ। ठीक है, और बांग्लादेश से तीन तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है? बता तो लेंगे ही। ठीक है, चलिए अब इसके आगे की बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके लिए, हम लाए थे एकदम भंडार आपके सर पे पटकने, लेकिन आप लोग को जरूरत पड़ गई ग्लूकोन डी की। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कर तो बताइएगा, बताइएगा जल्दी से कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आपको बता देते हैं, आप लोग अपडेट रहिएगा टेलीग्राम से। अभी मैम क्लास लेने वाली हैं। ठीक है, मैम क्लास लेने वाली हैं, आप लोग आ जाइएगा। सुपर टेट तभी निकलेगी जब आप बैक टू बैक क्लास करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा मजाक बात नहीं है।
हाँ सर, थक गए हम। बहुत अच्छी बात है, आप लोग थक गए हैं। हम तो बहुत एकदम जान लीजिए कि अ, पूरा सुबह से वो खा रहे हैं, ग्लूकोन डी खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इतनी देर से हम बोल रहे हैं और थक गए हैं ये लोग। क्या कर रहे थे आप लोग? अभी हम बीच में एक कमेंट देखे, सर अब बस कीजिए, पीठ दर्द कर रहा है, मतलब ये पीठ दर्द कर रहा है, टाइप कर रहे हैं फिंगर से और सोच रहे हैं दिमाग से, और दर्द कर क्या दर्द क्या कर रहा है इनका? पीठ। गजब गजब है। अच्छा, हमारी क्लास ना हमेशा अच्छी होती है, वो तो है ही। अच्छी तो होगी ही, आप लोग बस पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्लास अच्छी और अच्छी कब होगी? जब और आप लोग शेयर करेंगे। आप लोग ऐसे स्टूडेंट हैं ना, शेयर वेयर नहीं करते। शेयर करेंगे तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है? सर साइंस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी करा दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके। कराएंगे, सब कराएंगे। लेकिन आप लोगों को तो सुनाई देता नहीं, हम कितनी बार बोलते हैं शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा हाँ, इग्नोर कैसे करते हैं? हम बोलते हैं शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, और ये लोग तुरंत बोलेंगे सर ये वाली क्लास करा दीजिए। मतलब ये नहीं कहेंगे हाँ सर शेयर करेंगे या फिर करते हैं। मतलब बात काटने में बड़ी तेज है। बात काटेंगे तो नंबर वो कटेगा वैसे। वैसे आप लोग मैम की क्लास कीजिए, अभी क्लास होने जा रही है। ठीक है? टेलीग्राम पर आप लोग रहिएगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो टेलीग्राम पर जरूर जाएगा। ठीक है? अ, हाँ ठीक है। हिंदी भी कभी कभार, नहीं हिंदी तो बहुत करवाए हैं, कभी कभार करवा देंगे। डोंट वरी। हम्म। के लिए कोई होना, हाँ शौर्या शुक्ला, शेयर करने के लिए कोई होना भी चाहिए। सब तो जॉब करते हैं। अच्छा मतलब आपके ग्रुप में आप ही बचे हैं। चलिए जल्दी से आप जॉब ले लीजिए, शेयर ना कीजिए, पढ़ते रहिए, आपको हम अलग से पढ़ा देंगे। लेकिन आप जॉब लीजिए जरूर। ठीक है? शेयर और लोग कर देंगे, जिसके फ्रेंड्स अभी जॉब नहीं पाए हैं। ठीक है? अच्छा नहीं नहीं, जरूर सीखा यदवंशी जरूर खा लीजिए। तब तक कुछ खा लेते हैं, भूख लगी नहीं, खा लीजिए खा लीजिए। जिसका कोई ना उसको मैं शेयर कर दूंगी। हाँ। हम कह रहे सर जी पढ़ रहे हैं लेकिन। अच्छा अच्छा। दुर्गा जी के सभी को थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? 45 दिन बचा है ना, कल कल जब जियो आया, कल मतलब डेट आई, डेट से 45 दिन बचा है। 45 दिन आप सोच के चलिए, अब तो 44 दिन हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे 43 दिन, 41 दिन ऐसे ऐसे बचेगा धीरे। ठीक है? तो आप जी जान से लग जाइए। बेस्ट क्लास होती है आपकी, कोई शब्द नहीं है कैसे बखान करूं। बखान जैसे कर दिए हैं वही हम समझ गए। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। हिंदी में। पूरी टाइम में रहते हैं, हाँ अच्छी बात।